हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 4 पे। केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देख ली थी कि ओवरलैपिंग कैसे करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन हमने केस देखे थे कि sp कैसे बनेगा, sp2 कैसे बनेगा, sp3 कैसे बनेगा। तो ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन में जो बेसिक अंतर है हम वहाँ से शुरुआत करेंगे, और आज की क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे ढंग से, और कोशिश करते हैं कि इसे एज पर थ्योरी तक आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले तो यार वही बात करनी है कि कहाँ से अपने को डाउनलोड करना है लेक्चर dextercam.in से, क्योंकि जो भी पहली बार देख रहा होगा ये वीडियो उसे तो ये बताना ही पड़ेगा ना यार कि dextercam.in से देखना है। अध्याय आप बैच पे जाके क्लिक करना है, चैप्टर नेम पे क्लिक करना है, लेक्चर नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे, और अल्टरनेटिवली यूट्यूब के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी हम लोग शीट को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक पैरेलल शुरू कर दिया। हाँ यार, एक बात और कि ऑर्गेनिक में जैसे किसी को लग रहा है कि मेरे को जीओसी में दिक्कत इसलिए आ रही क्योंकि नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा, तो एक लेक्चर नॉमेनक्लेचर का जरूर आएगा जिसमें मैं बेसिक्स बता दूंगा। ठीक है, 1 या 2 लेक्चर में मैं पूरी बेसिक्स बता दूंगा ढंग से। उसके बाद फिर जीओसी करते रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी लेक्चर जल्दी आने वाला है। और एक लेक्चर मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के डालूंगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए। उसकी ज़रूरत तुम काफ़ी लोगों को होगी, खासकर 11th वालों को, जिन्हें या 12th वालों को जो स्कूल गोइंग है उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी। तो कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग में क्या डिफरेंस होता है? जो ओवरलैपिंग होती है वो दो अलग अलग एटम्स के बीच में होती है कि मान लिया एक का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करा तो हम उसे पीपी ओवरलैप करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स होती है, सेम एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। कौन से? सेम एटम के, जबकि जो अपना क्या कहता है, ये जो अपना ओवरलैपिंग है ये दो अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उसे ओवरलैपिंग करते हैं। और अगर सेम एटम के ऑर्बिटल्स अगर आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ओवरलैपिंग में क्या होता है कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट। ओवरलैपिंग में केवल हाफ फिल्ड पार्टिकल ही टेक पार्ट कर सकते हैं, फुल फिल्ड ऑर्बिटल टेक पार्ट नहीं कर सकते। और हाइब्रिडाइजेशन में कैसे भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इट अकर्स ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन और ओनली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। ये या तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे होगी या हाइब्रिडाइजेशन के बाद होगी ओवरलैपिंग। ठीक, लेकिन ओवरलैप जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमेशा ओवरलैपिंग से पहले ही होगा। ओवरलैपिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि विद इन द सेम एटम है तो अपने में आपस में मिल जाना ज़्यादा आसान काम है विद रिस्पेक्ट टू दैट कि जिसमें हमें अलग अलग एटम से मिलना हो। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले होगा और ओवरलैपिंग बाद में होगी। तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ से बात को शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंट केसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें पहला केस देखते हैं CH4 का। ठीक, अब CH4 में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लें तो 1s2 2s2 और 2p2 आएगा। अगर हम इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बना दें तो कैसा आएगा? ग्राउंड स्टेट पे 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, ग्राउंड स्टेट में ये सिचुएशन है। अगर वीवीटी सही होती, इफ वीवीटी वर राइट, देन CH4 शुड नॉट फॉर्म। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि उसके पास तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन वो 4 बना रहा है। देन CH4 शुड नॉट फॉर्म। भाई समझ में आ रही? वीवीटी याद आ रही कि नहीं आ रही? वीवीटी कह रही थी केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो पेयर्ड है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसके हिसाब से ग्राउंड स्टेट में केवल किसे पार्टिसिपेट करना चाहिए? 2p को। अगर 2p को पार्टिसिपेट करना चाहिए तो CH2 टाइप की चीज़ बन सकती है, CH4 नहीं बन सकता। तो ये वीवीटी यहाँ से भी गड़बड़ हुई। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम्स ने पास आना शुरू किया, क्या किया? हाइड्रोजन एटम्स ने धीरे धीरे क्या करा? पास आना शुरू किया। जब हाइड्रोजन एटम ने पास आना शुरू किया तो हुआ क्या कि एक्साइटेड स्टेट आ गई। क्या आ गई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होंगे, हाइड्रोजन पास आएगा तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन कूद के आगे चला जाएगा, और अब जो ये 4 ऑर्बिटल बने हैं
इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब ये एस और पी नहीं बच के ये क्या हो गए, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। क्या हो गए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, और इनकी एनर्जी जो है वो किससे कम है, प्योर एस या प्योर पी से कम है। ठीक, अब हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन हम सब जगह पे क्या करेंगे, एक एक बॉन्ड बना देंगे आसानी से, तो ये CH4 बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने थे, टोटल 4 बने, तो सब में एक एक हाइड्रोजन चला जाएगा। अब CH4 को बनाने के लिए हमें पता है हम लोग क्या करते हैं कि क्यूब के 4 कॉर्नर्स पे, ये लुईस थ्योरी से ही बात चल रही है, क्यूब के 4 कॉर्नर्स पे हम क्या करते हैं, एटम्स को, हाइड्रोजन्स को अटैच करते हैं, और अल्टरनेटिंग कॉर्नर पे जब हम हाइड्रोजन को लगाते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। तो इससे ज्योमेट्री बन के आती है वो एग्जैक्टली क्या बन जाती है, वो एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल बन जाती है। कैसी बन जाती है, टेट्राहेड्रल। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ कार्बन है, 2 हाइड्रोजन एक प्लेन में है, एक प्लेन के बाहर है और एक प्लेन के अंदर है। ठीक, 2 प्लेन के प्लेन पर है, प्लेन में है, और एक प्लेन के अंदर है और प्लेन के बाहर है। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है सारे बॉन्ड्स के बीच का, वो 109 डिग्री 28 मिनट है, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, टेट्राहेड्रल शेप आ गई इसकी। कैसी आ गई, टेट्राहेड्रल। अगर इसके मैं शेप बनानी हो तो क्या, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, देखो कैसे बनाएंगे भाई। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए 4 हमने, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स लगा दिए। ध्यान से देखते रहोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी बात, कोई मुश्किल तो है नहीं। 4 हाइड्रोजन्स लगा दिए। ठीक, ये बीच में क्या था, बीच में हमारे पास कार्बन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए, और इनके बीच का जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स है। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आने वाला केस है। क्या किया हमने, जब हाइड्रोजन पास आना शुरू हुए कार्बन की, तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके कहाँ चला गया, अपने हायर एनर्जी लेवल में, यानी 2s से कहाँ चला गया, 2p में चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगला केस करते हैं नंबर 2। सिंपल सिंपल है, आसानी से करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर तरीके बता दूंगा तो एक बार में हो जाएंगे। जैसे क्या हो गया, Bf3 हो गया। अगर बोरॉन को देखो तो बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s2 और 2p1। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2s2 2p1 आ गया। अब क्या होगा, अब इसके हिसाब से Bf3 भी नहीं बनना चाहिए, और ये तो लुईस तो वैसे भी नहीं बता पाता कि लुईस बनता, और VBT भी नहीं बता पा रही थी क्योंकि ऑक्टेट वॉक्टेट तो कंप्लीट हो नहीं रहा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट बताओ भाई कमेंट करके, कब आएगी जल्दी बताओ, एक्साइटेड स्टेट कब आ रही है और क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि F एटम्स पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्साइटेशंस हो रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन S से कूद के कहाँ चला जाएगा, अब P में चला जाएगा। तो S में एक इलेक्ट्रॉन बचा और P में बचे, तो ये कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, अब ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। क्या बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। फ्लोरीन का अगर देखें, फ्लोरीन का 1s2 2s2 और 2p5 है। फ्लोरीन को एक ही बॉन्ड बनाना है, तो कोई फ्लोरीन को प्रॉब्लम नहीं है, तो फ्लोरीन यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। अब हमें 3 एटम्स को अरेंज करना है, तो हम कितने एंगल पर अरेंज करें कि एंगल मिनिमम हो जाए, कितने एंगल पर अरेंज करें, 120 पे करें तो एंगल मिनिमम आएगा, तो हमने 120 पर अरेंज किया।
ठीक, ये हमने बोरॉन को अरेंज कर लिया 120 डिग्री एंगल पे। अब यहाँ पे लिख देते हैं बोरॉन। अब यहाँ पे क्या होगा कि फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होना था, तो देखो फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक, फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये फ्लोरीन्स हो गई थी। इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। तो BF3 कैसा दिखाई देगा, BF और BF। तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री एंगल आ जाएगा। और ज्योमेट्री कैसी, शेप कैसी आ जाएगी, इसकी शेप आ जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगी। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए। एक्साइटेशन करा के क्या कर रहे हैं हम, उतने बॉन्ड बनाने लायक सिंगल इलेक्ट्रॉन जनरेट करवा पा रहे हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थे, और उन्हीं के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, उन्हीं के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ रहा है। ठीक, एक केस और देख लेते हैं। जैसे BeCl2 ले लें। BeCl2 में तो बेरिलियम के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2। बोरॉन के पास हम लोग कितने लिख लिए थे, 5 ही लिखे होंगे। बोरॉन के 6 लिख दिया, बता नहीं रहा। बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो 4B क्या हो गया, तो इसके पास तो 2s2 है और 2p पूरा खाली पड़ा हुआ है। 2p पूरा खाली पड़ा है, तो ग्राउंड स्टेट पे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ग्राउंड स्टेट पे ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कूद के आगे चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसी ड्राइंग बन जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो दो चीज़ों को हमें कितने एंगल पे रखना पड़ेगा, एंगल रिपल्शन मिनिमम आए, तो मुझे कितने पे रखेंगे, 180 पे रखेंगे। भाई दो चीज़ों को अगर हमें रखना पड़ रहा है जिससे एंगल कैसा आ जाए, रिपल्शन जो है वो मिनिमम आए, एंगल दूर दूर आ जाए, तो उसे कितना रखो, 180 डिग्री पे रखो। तो 180 डिग्री पे रख दिया। ठीक, ये बेरिलियम हो गया। अब क्लोरीन का फिर से 3p ऑर्बिटल होगा। ये क्लोरीन इधर आ गया, क्लोरीन इधर आ गया, तो Be बन गया। एक Cl इधर आ गया, एक Cl इधर आ गया। इनके बीच का एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। BeCl2 बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो शेप कैसी आ गई, शेप आ गई लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना आया, 180 डिग्री। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आसान बात है, बिल्कुल आसानी से समझ में आनी चाहिए। थोड़ी यार तबीयत नहीं चाहिए आज। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं। अब ऐसे केस अलग अलग बनाने से बेहतर है हम एक तरीका निकाल लें जिससे कि हम हाइब्रिडाइजेशन आसानी से लिख पाएँ और हमें बार बार ड्राइंग ना बनानी पड़े। ये मतलब बार बार ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट ना बनानी पड़े। ये तो बोर्ड के लिए मैंने सिखा दी, लेकिन हम जल्दी से अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग डाल लेते कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टेरिक नंबर बेसिकली है क्या कि जो सराउंडिंग चीज़ें हैं, स्टेरिक नंबर क्या है, जो भी एटम को सराउंड कर रहे हैं, सेंट्रल एटम को सराउंड कर रहे हैं, वो कितनी चीज़ें कर रही हैं। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक, ये बात तो सिंपल है। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 आ गया, स्टेरिक नंबर 2 आया, तो 2 का मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। sp का मतलब 1 और 1 है, तो 1 और 1 मिलके कितना होगा 2।
तो 1/1 हटा देते हैं, SP आ जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, शेप आ जाएगी लीनियर। स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन एस हमेशा एक ही होगा, P 2 हो सकते हैं, P मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 3, तो SP2 आ गया। इसके लिए क्या बन जाएगी शेप, ज्योमेट्री कैसी आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर आएगी। 4 आ गया, 4 के लिए केस हो सकता है SP3, ये कितने लोगों ने सुन रखा था, और ये तो कितने लोगों ने सुन रखा है, तीनों बताओ। SP3 DSP2 और D3S। SP3 में टेट्राहेड्रल, DSP2 में स्क्वायर प्लेनर, और D3S में फिर से टेट्राहेड्रल। ठीक, तो अभी तो ज्योमेट्री याद रखो, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके बात करते जाएंगे। 5 नंबर में क्या आ सकता है, 5 नंबर में S, अब P3 तो हो गया और D कितना आ जाएगा 1, SP3D का मतलब क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। SP3D2 आ गया। अब SP3D2 आ गया तो SP3D2 में क्या बनेगा, बनेगा ऑक्टाहेड्रल। सारी ज्योमेट्री दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। और D2SP3 में भी ऑक्टाहेड्रल बनेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, सारी ज्योमेट्री हम लोग करेंगे ही करेंगे। 7 नंबर में SP3D3 हो जाएगा और ये पेंटागनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। पेंटागनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। अब पेंटागनल बाई पिरामिडल तक ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है कि इसमें ज़्यादा करते नहीं, D3SP3 ऐसा नहीं करता, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वी डू नॉट कंसीडर पाई बॉन्ड्स इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड को क्यों नहीं कंसीडर करते, क्योंकि वो कोलेटरल ओवरलैप से बनते हैं, साइडवाइज ओवरलैप से बनते हैं, इसलिए उन्हें कंसीडर नहीं करते हैं। अब एक एक करके केसेस बनाते चलते हैं और फटाफट हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और सोचते हैं कैसे कैसे एग्जाम्पल। ये मेरे सोचने का तरीका सीख लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 लेते हैं। सबसे कम हो सकते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो सकते हैं और 0 लोन पेयर हो सकता है। 0 लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, पूरा लिख देते हैं। 0 क्या है, लोन पेयर। 2 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर का मतलब है स्टेरिक नंबर जो आया वो हमारे पास कितना आ गया, स्टेरिक नंबर 2 आ गया। तो इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, SP होगा। अब ऐसा कोई एलिमेंट सोचो जिसके वैलेंस शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2 × 1 + 0 × 2 यानी कि 2। तो ऐसा कोई एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो कौन सा होगा, सेकंड ग्रुप वाला। सेकंड ग्रुप वाले में हमने एग्जांपल ले लिया BeCl2 का। अब BeCl2 में Be और Cl को हमें ऐसे अरेंज करना है, हमेशा आइटम्स को ऐसे अरेंज करेंगे जिससे रिपल्शन कैसा हो, मिनिमम हो। तो Be और Cl को अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, रिपल्शन मिनिमम करने के लिए 180 डिग्री पे रख देंगे। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, सिंपल बात है, बॉन्ड एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। और ज्योमेट्री कैसी आ गई, लीनियर आ गई। ज्योमेट्री कैसी आ गई, लीनियर आ गई। ज्योमेट्री लिख दो या शेप लिख दो, एक ही बात है, लीनियर आ गई, ठीक है। अभी के लिए, फिलहाल के लिए ज्योमेट्री और शेप एक बात है, जब तक लोन पेयर नहीं है, ठीक। जब लोन पेयर आ जाएंगे तो ज्योमेट्री और शेप एक बात नहीं रहेगी। केस नंबर 2, केस नंबर 2 ले लेते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड्स + 0 लोन पेयर्स, LP मतलब लोन पेयर्स, ठीक। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया 3।
स्टेरिक नंबर 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन कितना आना चाहिए, sp3। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 3 × 1 + 0 × 2 यानी कि 3। तो ऐसा कोई एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो, यानी बोरॉन फैमिली से बात करेंगे तो हमने एग्जांपल ले लिया BF3। अब BF3 को हमें ऐसे अरेंज करना है कि क्या हो, कि रिपल्शन मिनिमम हो। तो B के साथ F को ऐसे अरेंज करने का मतलब क्या है, कितना एंगल पर अरेंज कर दें, 120 डिग्री एंगल पे। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आ गया, बॉन्ड एंगल आ गया 120 डिग्री। और ज्योमेट्री कैसी आ गई, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे है, अगर हम इसकी सपोर्टिंग लाइंस बना दें तो देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर ही लगेगा। ठीक है, सिंपल है, ये तो आसानी से समझ में आ रही होगी बात कि 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सही से निकालने हमें ये आने चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। ठीक, केस नंबर 3 लेते हैं। अगर नहीं आ रहा तो दोबारा सुन लो पूरी बात, बैक में जाके फिर से, है ना, वीडियो को बैक करके फिर से सुन लो। केस नंबर 3 का क्या मतलब होगा, अब कितने सिग्मा बॉन्ड लेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया 4। भाई गिनती कर लो, 4 + 0 4 आया। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, अभी फिलहाल हम बाकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखेंगे, वो स्पेशल केसेस हैं उन्हें देख लेंगे, लेकिन लास्ट में देखेंगे बॉन्डिंग के। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि केवल sp3 रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, sp3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 4 × 1 + 0 × 2 यानी कि 4 आ गए। तो ऐसा कोई एलिमेंट जिसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन हो और सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो, यानी कि CH4 ले लें एग्जाम्पल। तो 4 चीज़ों को अब एक प्लेन में जब अरेंज करेंगे, देखो अब अगर हमने प्लेन में अरेंज किया तो एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। प्लेन में अरेंज करेंगे तो एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इससे बेटर है क्या हम करेंगे, उसे 3D में अरेंज कर दें। 3D में अरेंज करें तो एंगल कितना आ रहा था, CH4 का तो हमें एंगल याद है, इसे हमने 3D में अरेंज किया था और इनके बीच का एंगल कितना आ रहा था, 109 डिग्री 28 मिनट। से याद रखना, बहुत पुरानी मार्च गैस पुरानी होती है, इसका बॉन्ड एंगल इसका पता होना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल कितना आ गया, बॉन्ड एंगल आ गया 109 डिग्री 28 मिनट्स। और ज्योमेट्री कैसी आ गई, टेट्राहेड्रल आ गई। ज्योमेट्री कैसी आ गई, टेट्राहेड्रल आ गई। केस नंबर 5 देखते हैं। केस नंबर 5, 3 के बाद 4 आएगा, सॉरी। केस नंबर 4, 4 का मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए + 0 लोन पेयर होगा। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर 5 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5 × 1 + 0 × 2 यानी कि 5 है। तो 5 है तो किससे बात करें, नाइट्रोजन फैमिली से। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता नहीं क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी अपनी शो नहीं करता, कौन करेगा, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का एग्जाम्पल लिख लिया PCl5। अब अगर PCl5 में Cl को अरेंज करना हो तो प्लेन पे अरेंज करेंगे तो कितना एंगल आएगा, पेंटागन में अरेंज कर पाएंगे, पेंटागन के कॉर्नर्स होंगे तो बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, 72। अब अपने 90 में नहीं किया तो 72 में तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हमारे पास जब तक ऑप्शन है तब तक हम क्या करेंगे, एंगल को बढ़ाएंगे। ठीक, तो हमने 90 में नहीं किया तो 72 में तो कैसे भी नहीं करने के। तो हमने क्या किया, इसे PCl5 को 3 एटम्स को एक प्लेन में रख लिया, एक ऊपर रखा और एक नीचे रखा। ठीक, 3 एटम्स को हमने एक प्लेन में रख लिया, एक ऊपर रखा और एक नीचे रखा। तो ये देखो ध्यान से कि क्या बन गया, ये एक प्लेन बन गया और एक ऊपर और एक नीचे। अगर हम इन्हें जोड़ दें आपस में सबको तो एक ऊपर पिरामिड बन रहा है, एक नीचे पिरामिड बन रहा है। ध्यान से देखो, एक ऊपर पिरामिड बन रहा है और एक नीचे पिरामिड बन रहा है। तो इससे जो ज्योमेट्री बन के आती है
वो आती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल क्यों कह रहा है? क्योंकि एक पिरामिड ऊपर बना और एक पिरामिड नीचे बना, तो ज्योमेट्री कैसी आ गई? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब जो बॉन्ड प्लेन पे होते हैं उन्हें हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। जो बॉन्ड्स प्लेन पे होते हैं उन्हें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। जो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। क्या कहते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स। क्या है ये? एक्सियल बॉन्ड्स हैं। तो जो प्लेन पे हैं वो इक्वेटोरियल है, जो ऊपर और नीचे है वो क्या है? वो एक्सियल बॉन्ड्स हैं। जो प्लेन पे हैं वो इक्वेटोरियल है, जो ऊपर और नीचे है वो क्या है? एक्सियल है। तो प्लेन पे जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। प्लेन से परपेंडिकुलर जा रहा है उनका 90 है, और जो एक्सियल बॉन्ड है उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। ठीक, तो हम तीन एंगल लिखेंगे। कौन कौन से? एक्सियल के बीच का एंगल 180 डिग्री, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 90 डिग्री, और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 120 डिग्री। ये बात समझ में आ रही इतनी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिड बना, मतलब एक ये प्लेन था, एक ऊपर था और एक नीचे था, तो एक पिरामिड ऊपर बना दिया और एक पिरामिड नीचे बना दिया ऐसे करके। ठीक है, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। ठीक, इसे प्यार से TBPB लिखते हैं। क्या लिखते हैं? TBPB लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बात आसानी समझ में आ रही। साथ साथ नोट्स बनाना, वही लेक्चर लंबा नहीं, अच्छा होना चाहिए ना, लेक्चर लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगला केस देखते हैं, केस नंबर 5। अभी तक हम लोग 5 सिग्मा पहुंच गए, तब 6 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे प्लस 0 लोन पेयर आ गए। 6 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर का मतलब स्टेरिक नंबर कितना आ गया? स्टेरिक नंबर 6 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? sp3d2 आ गया हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पता लग गया भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 6 × 1 + 0 × 2 = 6। तो हमने किससे बात करनी थी? ऑक्सीजन फैमिली में बात की, तो SF6 से बात कर ली। अब हमें ऊपर और नीचे, तो देखो दो ही लोकेशन होती हैं भाई। किसी भी चीज़ को ऊपर या नीचे रखने के तो दो ही तरीके हैं, या तो ऊपर रख दोगे या नीचे रख दोगे, दो ही तरीके हैं। प्लेन पे अब कितने को रखना पड़ेगा? 4 चीज़ों को मजबूरी बस रखना पड़ेगा। हम तो नहीं रखना चाहते थे, लेकिन मजबूरी कह रही है, इसलिए हम रखेंगे ही रखेंगे, और कोई रास्ता बचा नहीं, क्योंकि ऊपर और नीचे वाली पोजीशंस ब्लॉक हैं। ठीक, तो हमने क्या किया? सल्फ़र को प्लेन पे रखा, एक ऊपर सल्फ़र रखा और एक सल्फ़र नीचे, फ्लोरीन नीचे रखा, और 4 फ्लोरीन्स को हमने एक प्लेन पे अरेंज कर दिया। ठीक, तो ये एक स्क्वायर बन गया और ये एक पिरामिड ऊपर बना। अब तो मज़ा आ रहा होगा देख के कि एक पिरामिड नीचे बना, और सबके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल हम लिख देते हैं कितना? बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल कोई सा भी देखेंगे कितना आएगा? 90 डिग्री। एक एक्सेल के बीच का एंगल तो मतलब 180 होगा ही, क्योंकि दो भी अपोजिट चीज़ों का बीच का एंगल 180 होगा। बाकी सारे एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री हैं। और इसकी जो ज्योमेट्री आ जाएगी, ज्योमेट्री जो आ जाएगी वो आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को ही क्या कहते हैं? स्क्वायर बाई पिरामिडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर बाई पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल को ही कहते हैं, इसलिए ये बात भी ठीक है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आसानी से, बिल्कुल सिंपल है। केस नंबर 6। केस नंबर 6 इज 7 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर। तो इससे स्टेरिक नंबर कितना आ गया? स्टेरिक नंबर आ गया 7। अब स्टेरिक नंबर 7 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? तो हाइब्रिडाइजेशन जो आया वो आ गया sp3d3। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 7 × 1 + 0 × 2 = 7। यानी कि हमें हेलोजन फैमिली से बात करनी पड़ेगी, तो IF7 ले लिया। IF7 ले लिया। अब ऊपर और नीचे कितनी लोकेशन खाली थी? 2।
तो हमें 5 चीज़ों को एक प्लेन में रखना पड़ेगा। हमें 5 चीज़ों को एक प्लेन में रखना पड़ेगा, तो हमने आई को के साथ 5F को एक प्लेन में रख लिया। और जो प्लेन में बॉन्ड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। जो ऊपर और नीचे हैं उन्हें क्या रखा? एक्सियल बॉन्ड्स। तो इक्वेटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। इक्वेटोरियल एक्सियल के बीच का 90 डिग्री और एक्सियल के बीच का 180 डिग्री। और इसकी ज्योमेट्री कैसी आ जाएगी? ज्योमेट्री अब देखो ये क्या बन गया? पेंटागन बना और बाई पिरामिडल बन गया। सबसे इसे जोड़ दो और नीचे से भी जोड़ दो। ठीक, तो क्या बन गया? ज्योमेट्री कैसी आ गई? पेंटागनल बाय पिरामिडल। पेंटागनल बाय पिरामिडल आ गई ज्योमेट्री। तो ये बात आसानी से समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल था। तो हमने दुनिया में जितने भी जीरो लोन पेयर के केस थे वो हो सकते थे वो कर लिए, क्योंकि एक्स मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है वो 8 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, सिग्मा बॉन्ड 8 नहीं हो सकता, तो जितने भी लोन पेयर के बिना वाले केस थे वो हमने सारे कर लिए। अब बात करते हैं वेस्पर थ्योरी की। किसकी बात करते हैं? वेस्पर। बात समझ में आ रही ना यार? बिल्कुल बताओ आसानी से, कोई दिक्कत आ रही हो तो भी बताओ, है ना? और परेशान बिल्कुल मत हो, जो भी दिक्कत हो टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जरूरी है और वहीं से हम लोग बात आगे करते रहेंगे, है ना? तो वेस्पर थ्योरी देख लेते हैं। वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म अगर हम लिखें तो ये क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, यानी कि वैलेंस शेल में बॉन्डिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन पेयर बचे उनका क्या होता है, उनकी वजह से क्या रिपल्शन आते हैं, उस थ्योरी के बारे में हम बात करना चाहते हैं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है उनके बीच में हम बात करना चाहते हैं कि उनसे ज्योमेट्री कैसे बदलती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। हमारे पास है क्या क्या, पहले लिख लेते हैं। हमारे पास है तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और हमारे पास नंबर दूसरी चीज जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जो अभी तक 0 थे, अब हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब दो चीजों से मिला के अगर हम कितने इंटरेक्शन बना सकते हैं? 3 इंटरेक्शन। तो देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। 3 टाइप के इंटरेक्शंस कौन कौन से? इंटरेक्शंस क्या? रिपल्शंस ही है बेसिकली। वो इंटरेक्शंस भी क्या है? रिपल्शंस ही हैं। कौन कौन से हैं? अब या तो बॉन्ड पेयर को रिपेल कर दे। बॉन्ड पेयर किसे रिपेल कर दे? बॉन्ड पेयर को रिपेल कर दे। बॉन्ड पेयर लोन पेयर को रिपेल कर दे, या लोन पेयर को कर दे। तो 3 तरह के हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर। सबसे ज्यादा रिपेल कौन करेगा पहले लिख देते हैं। कौन कौन से हैं? बॉन्ड पेयर लोन पेयर और फिर लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा डोमिनेंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा डिफ्यूज्ड है। बॉन्ड पेयर वाला तो अलाइंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो उतना रिपेल नहीं करेगा। तो ये हम बात ध्यान रखेंगे कि रिपल्शन कैसे चल रहे थे। लोन पेयर का सबसे ज्यादा रिपल्शन था और बॉन्ड पेयर का कम था। ये हमें बॉन्ड एंगल निकालने में मदद करेगा हमारी काफी सारी। ठीक है, तो फिर से देखते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंट केसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले से शुरू करते हैं केस 1 से। केस 1 लिया था 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 0 लोन पेयर लिए थे। स्टेरिक नंबर 2 आ रहा था
हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा था, sp। एग्जाम्पल जो था इसका हमने लिया था BeCl2, जिसमें बॉन्ड एंगल जो आ रहा था 180 डिग्री आ रहा था, और शेप जो आ रही थी वो लीनियर आ रही थी। शेप जो आ रही थी वो क्या आ रही थी, लीनियर आ रही थी। इतनी बात आराम से क्लियर हो रही है। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 देख रहे हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ अब एक लोन पेयर भी हो सकता है। अब यहां से कहानी बदल रही है, वेस्पर लगना शुरू होगी, ध्यान रखना। 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया 3। स्टेरिक नंबर 3 आने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। क्योंकि लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या लिख दिया उसे 2 इंटू 1 इंटू 2 लिखा, 2 इंटू 1 लिखा है बॉन्ड्स के लिए और 1 इंटू 2 लिखा है लोन पेयर के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसे हम ढूंढ पाए, तो हमें फोर्थ ग्रुप में चलना पड़ेगा। और फोर्थ ग्रुप में चल के हमने एग्जाम्पल उठा लिया, मान लिया SnCl2 का। ठीक, अब SnCl2 का एग्जाम्पल लिया, लेकिन जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से आती है। और ज्योमेट्री कैसी आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी। अब यहाँ से बात क्रिटिकल हो रही है, थोड़ा ध्यान से तसल्ली से करना है ना। अगर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो रही है तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं किससे, अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन से, BF3 से। तो ये भी अपने आप को वैसे ही अरेंज करेगा, SnCl और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर। अब जरा देखना BF3 में सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं। BF3 में क्या है, सारे बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, और ये है बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपल करेगा। ये क्या काय का साइन है, रिपल्शन का। ये काय का साइन है, रिपल्शन का। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपल। जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा तो इस एंगल को थोड़ा सा नीचे धक्का देगा, भाई दोनों तरफ से, इधर से भी धक्का देगा, इधर से भी। रिपल दोनों तरफ से करेगा तो क्या करेगा, बॉन्ड के बीच के एंगल को कम कर देगा, थोड़ा छोटा कर देगा। तो ये जो एंगल आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया थीटा लेस देन 120 डिग्री आ गया। थीटा कितना आ गया, लेस देन 120 डिग्री आ गया। तो उसने बॉन्ड के एंगल को क्या किया, छोटा कर दिया। जब थीटा लेस देन 120 डिग्री आया तो अगर हम इसकी शेप लिखें, शेप में हमें लोन पेयर नहीं दिखाई देता, तो शेप होगी इसकी बेंट शेप और वी शेप, बेंट शेप और वी शेप होगी इसकी, या फिर हम लिख दें इसकी एंगुलर शेप। और ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो बात समझ में आई कि जो शेप होती है उसमें लोन पेयर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में लोन पेयर दिखाई देते हैं। शेप में लोन पेयर दिखाई नहीं देंगे, ध्यान रखना इस बात को, बिल्कुल ठीक है। और लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को धक्का दिया तो ये दोनों एंगल के हुए, थोड़ा सा नजदीक आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर दादागिरी चल रही, धक्का देके उसे क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। ठीक, अब नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट केस कौन सा ले लेंगे, नंबर 3। नंबर 3 में क्या करें कि 2 सिग्मा बॉन्ड्स ले लें और 2 लोन पेयर ले लें। 2 सिग्मा बॉन्ड्स ले लें और 2 लोन पेयर्स ले लें। जब 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर लिए तो क्या हो गया, स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर 4 आया। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। sp3 के साथ जो ज्योमेट्री आएगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो आएगी वो क्या आएगी, वो तो टेट्राहेड्रल आएगी, क्योंकि sp3 है।
शेप हम निकाल के देखेंगे। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल आई। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 6। अब 6 ग्रुप का यानी कि 16 ग्रुप का कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो 2 बॉन्ड बनाता हो, 2 लोन पेयर हो। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो इसका है वो वाटर है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का नाम आते ही हमारे दिमाग में CH4 आना चाहिए। CH4 हमारे दिमाग में आना चाहिए। और CH4 में अगर थोड़ा सा ब्लंटली बना दूं तो चलेगा काम। ठीक, ये CH4 बन गया। अब वाटर में भी यही होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, ये लोन पेयर होगा और ये लोन पेयर होगा। ठीक, ये लोन पेयर रिपेल करेंगे। तो जब ये लोन पेयर ऊपर से रिपेल करेंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों नीचे हाइड्रोजन्स को भी और रिपेल कर देंगे, तो नीचे धक्का दे के पास ले आएंगे इसे। तो ये रिपल्शन करके ये एंगल को क्या करेंगे, जो एंगल पहले 109 डिग्री 28 मिनट्स था उसे छोटा करके कितना कर देंगे, 104 डिग्री 5 मिनट्स के अप्रॉक्स कर देंगे। तो ये यहाँ पे रिपल्शन चालू हो गया। ठीक, तो इसकी जो शेप आएगी, शेप आ जाएगी वो ऐसी आ जाएगी। वाटर में इसीलिए तुमने किताबों में ऐसा बना देखा होगा, इसे हम कहते हैं बेंट शेप है। ये कैसी है, बेंट शेप है या फिर वी शेप है या फिर एंगुलर शेप है। और जो बॉन्ड एंगल आ गया वो आ गया 104 डिग्री 5 मिनट्स। तो इस बात को हम लोग ध्यान रख पाएंगे। ठीक, अब केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या होगा, केस नंबर 4 ये होगा कि हमने कितने लिए, 2 सिग्मा बॉन्ड्स लिए, 2 सिग्मा बॉन्ड्स लिए और 3 लोन पेयर ले लिए। 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर का मतलब जो स्टेरिक नंबर है वो 5 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन जो आया, जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3d आ गया। हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। तो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगी। यार इसे पूरा एक साथ ही लिख दें, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को, बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो हमने पढ़ा था वो हमने PCl5 पढ़ा था। अब इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 8। अब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, नोबल गैसेस में। और नोबल गैसेस में केवल जेनॉन ही है जो कंपाउंड बना पाती बढ़िया से। क्रिप्टॉन विप्टॉन के बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने एग्जांपल ले लिया XeF2। अब PCl5 कैसा था, PCl5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप थी। तो 3 क्लोरीन हमने प्लेन पे रख लिए थे, एक ऊपर और एक नीचे। तो लोन पेयर को हमेशा ध्यान रखेंगे कि लोन पेयर को हमेशा हम कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पे रखते हैं। लोन पेयर को हम कहाँ रखते हैं, लोन पेयर को हमेशा हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। लोन पेयर को हमने कहाँ रखा, हमने लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा। लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रखा तो एक F ऊपर रख दिया और एक F नीचे रख दिया। तो ये ऐसा बन गया। जब लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखा तो XE और F के बीच का जो एंगल आया वो कुछ ऐसा आ गया। और हमें ये एंगल पता लग गया 180 डिग्री है। और लोन पेयर हमें शेप में दिखाई नहीं देते, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आ गया, बॉन्ड एंगल आ गया 180 डिग्री। और इसकी जो शेप आ गई, शेप आ गई इसकी हमारी क्या, शेप हमारी आई लीनियर। लोन पेयर हम लोग कभी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे नहीं रखते हैं।
मतलब लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पे ही रखते हैं, एक्सियल पे नहीं रखते हैं। लिख लेते हैं इस बात को। इन टीबीपी ज्योमेट्री लोन पेयर्स are always kept lone pairs are always kept at equatorial position. This is called Bend's rule. बेंड्स रूल क्या होता है, हेडिंग डाल के लिख लेते हैं। बेंड्स रूल क्या होता है? बेंड्स रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल क्या होता है कि जो लोन पेयर होते हैं वो पोजीशन ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं जिनमें एस कैरेक्टर मैक्सिमम हो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंड्स टू ऑक्यूपाई दोज पोजीशन विच हैज लीस्ट एस कैरेक्टर। तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल द लोन पेयर tends to occupy that hybrid orbital which is having more s character and the more electronegative element tends to occupy axial position which is having less s character। ठीक। पाई बॉन्ड्स भी क्या करते हैं? पाई बॉन्ड भी हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ही ऑक्यूपाई करते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देते हैं, पाई बॉन्ड्स मतलब कैसे? डबल बॉन्ड्स ऑल्सो टेंड टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, टेंड्स टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। ये बेंड्स रूल कितने लोगों को पता था बताना यार बिल्कुल मेरे को, ठीक है। ज़्यादा लंबा लेक्चर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर देख नहीं पाओगे तुम, है ना, थक जाओगे देख के। इसी को लिखने में अगर तुम मेरे साथ पैरेलल नोट्स बनाते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो समझ के, तो फिर तुम्हें इसी को 2 घंटा लग जाएगा लिखने में, ठीक। अब अगला केस करते हैं। अगला केस क्या है? 5 सिग्मा, सॉरी 5वां केस है 2 सिग्मा और 4 लोन पेयर्स। 2 सिग्मा बॉन्ड और 4 लोन पेयर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2 × 1 + 4 × 2 यानी कि 10 आ गए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोगों ने सारे वो केस कर लिए जिनमें 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उनके हमने सारे केस निपटा दिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि जब 0 लोन पेयर होंगे तब हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री और शेप की वैल्यू सेम होती है, लेकिन अगर लोन पेयर आ जाएगा तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होंगे। शेप में हम लोग लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे जबकि ज्योमेट्री में करेंगे। और हमने 2 सिग्मा के साथ सारे लोन पेयर के केस सारे देख लिए। अगली क्लास में हम लोग 3 सिग्मा से शुरू करेंगे। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा 4 लोन पेयर, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, फिर 4 सिग्मा 0, 4 सिग्मा 1, 4 सिग्मा 2, 5 सिग्मा 0, 5 सिग्मा 1, 5 सिग्मा 2, इस तरह से चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये करने से हम लोग पूरा हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे डाइपोल मूवमेंट को भी, क्योंकि अभी शेप सीख रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट सीखेंगे। फिर एक क्लास आएगी जिसमें मैं केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाऊंगा कि अलग अलग बॉन्ड एंगल्स को कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है।
तो आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा 50 मिनट हो गए लगभग, और 50 मिनट से ज़्यादा तुम देख भी नहीं पाओगे, मैं जानता हूँ। तो इस क्लास को यहीं पे रोक लेते हैं, और अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग इस बारे में आगे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक इस चैनल को देखते रहना है, लोगों तक पहुँचाते रहना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और लाइक वाला बटन दबा के कमेंट भी करना है कि सर ठीक चल रहा है या गड़बड़ चल रहा है, और कोई भी प्रॉब्लम मेरे को बताना। और जल्दी से एक वीडियो आएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, वो जल्दी से आने वाला है। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।